विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं 399 क्वेश्चन आपको बोर्ड में मोस्ट आईएमपी दूंगा, जिसमें से 200 क्वेश्चन के वीडियो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं और अभी 199 क्वेश्चन बाकी हैं। तो मैं अब बचे हुए जो क्वेश्चन हैं पहले उन्हें आप तक पहुंचा रहा हूं, फिर उसके बाद फिर से वर्ष 2023 में बोर्ड के एग्ज़ाम में होने वाला जो पेपर स्टाइल है उसे गाला अपेक्षित और आपके पुस्तक के जो स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर हैं उसे भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब मैं कंटिन्यू रहूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को रोज़ पूरा देखें। और मुझे उम्मीद है जिन विद्यार्थियों ने मेरे वीडियो को देखा है और कुछ ऐसे विद्यार्थियों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता भी हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं और अभ्यास कर रहे हैं, उनके बोर्ड में नंबर 98 99 तक आए हुए भी हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग 100 में से 100 लाएँ। मैं आप लोगों का पूरा साथ सहकार दूंगा, मदद करूंगा। आप लोगों के मन में अर्थशास्त्र से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। मैं ज़रूर बताऊंगा, आपकी ज़रूर मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ अब हम आगे के क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी लेंगे, अभ्यास करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। अच्छी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का परिणाम ही अच्छा आता है। और जो विद्यार्थी हैं मस्तीखोर, अच्छे हैं, मेहनती हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, सबकी मेहनत करने की अलग अलग शैली है, अलग अलग पद्धति है। सब बच्चे अच्छे ही होते हैं, मेहनती होते हैं और सबको पास कराने की गारंटी पवन सर की। धन्यवाद। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन अड्डा बाई पवन सर और आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन अड्डा बाई पवन सर में। आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए विद्यार्थी मित्रों, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 199 क्वेश्चन बाकी हैं, तो मैं इसे 4 भागों में आप तक भेजूंगा, 50-50 करके, ताकि आप सरलतापूर्वक कम समय में उसे देख पाएँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो विद्यार्थी मित्र हैं वो जोक्स, रील्स या अन्य कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं वह बड़े ही मन से देखते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का काम थोड़ा क्या है, कठिन है, इसलिए लोगों का जो मन है उसमें कम लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। प्रच्छन्न बेकारी अर्थात व्यक्ति देखने में काम करता दिखाई दे परंतु उत्पादन में उसका हिस्सा शून्य हो, उसे प्रच्छन्न बेकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 202, चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, अर्थतंत्र में तेजी मंदी के दौरान जो बेकारी सर्जित होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, किस मंदी को विश्व महामंदी के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर है 1929-30 की मंदी को विश्व महामंदी के रूप में जाना जाता है, जो अमेरिका में आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 204, भारत में बेरोजगारी का प्रमाण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका आंसर है भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जो जानकारी है वह 4 स्थान से, 4 संस्थाओं के द्वारा, जैसे कि नंबर 1 आयोजन पंच के द्वारा, नंबर 2 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे CSO के नाम से भी जानते हैं, नंबर 3 नेशनल सैंपल सर्वे और नंबर 4 रोजगार विनिमय केंद्र के द्वारा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 205, किस आयु समूह को उत्पादकीय आयु समूह के रूप में जाना जाता है? एकदम छोटा सा आंसर है,
15 से 64 वर्ष के व्यक्ति को उत्पादकीय आयु समूह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 206, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किन उद्योगों का विकास करना चाहिए? आपका आंसर है श्रम प्रधान, छोटे एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 207, घर्षण जन्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? आपका आंसर है घर्षण जन्य बेरोजगारी का पुरानी उत्पादन पद्धति के स्थान पर नई उत्पादन पद्धति का उपयोग करने से जो बेरोजगारी सर्जित होती है उसे घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, बेरोजगारी की समस्या के लिए रचित कौन सी समिति है? बेरोजगारी की समस्या के लिए रचित समिति, तो विद्यार्थी मित्रों इसका आंसर है वेंकट रामन समिति और भगवती समिति। क्वेश्चन नंबर 209, भारत में आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाने तथा बेकारी की समस्या के निवारण हेतु कब से आयोजित प्रयास किए गए? तो 1951 से आयोजित प्रयास किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 210, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में कितने लाख लोग बेरोजगार थे? एकदम सरल आंसर है विद्यार्थी मित्रों। आपके शिक्षक भाई बहन ने आपको पढ़ाया भी होगा अच्छी तरह से और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी मित्रों को आता भी होगा। 53 लाख लोग बेरोजगार थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 211 नंबर का, भारत में 5वीं योजना और 9वीं योजना के अंत तक कितने लाख लोग बेरोजगार थे? एकदम सरल आंसर है 5वीं योजना तक जो है अंत तक 304 लाख और 9वीं योजना के अंत तक 348.5 लाख लोग बेरोजगार थे। क्वेश्चन नंबर 212, भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितनी जनसंख्या बढ़ती है? तो बहुत ही सरल आंसर है और ये आपको पूरे किताब के अंदर लगभग 3 बार मिलता है। आपका आंसर है 1.70 करोड़ लोग। अगला क्वेश्चन है 213 नंबर का, भारत में विशेष रूप से कब से बड़े एवं आधारभूत उद्योगों के विकास की नीति का अमल किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से इस नीति का अमल किया गया। क्वेश्चन नंबर 214, कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति का लाभ किन राज्यों को मिला? अब जो इस राज्य के विद्यार्थी हैं वो तो तुरंत समझ गए होंगे, लेकिन जिसको याद होगा वो भी समझ गया होगा और जिसको याद नहीं होगा वो भी जाएगा पंजाब और हरियाणा। ठीक है, आपका आंसर है विद्यार्थी मित्रों पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 215, कृषि क्षेत्र पर आधारित ग्रामीण श्रमिकों में कौन सी बेरोजगारी व्यापक प्रमाण में मतलब बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है? तो गांव के अंदर प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। कौन सी बेरोजगारी विद्यार्थी मित्रों? प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 216, भारत में बेरोजगारी निवारण के लिए कब से लक्ष्य रखा गया? आपका आंसर है भारत में बेरोजगारी निवारण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर 217, भारत में नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई? तो आपका आंसर है 2015। क्वेश्चन नंबर 218, रोजगार के अवसरों की गणना किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? रोजगार के अवसरों की गणना किसने की मतलब किस अर्थशास्त्री ने की? तो आपका आंसर है पीसी महालनोबिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 219, किसके मतानुसार कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न किया जाए तो रोजगार के अवसरों में अनेक गुना वृद्धि की जा सकती है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के आधार पर यह गणना की गई। इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220, कौन सा दिन रोजगार दिन के रूप में मनाया जाता है? तो सबको पता है सबसे कम दिन होते हैं साल में 2 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 221, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोगों को पता है
कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य है 18 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 222, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 सितंबर 2014। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 223, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना कब शुरू की गई? तो 16 अक्टूबर 2014। 16 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 224, मनरेगा में प्रति कितने दिन मनरेगा में प्रति वर्ष कितने दिन का रोजगार मिलता है? एकदम सीधा इफेक्ट वाला आंसर है 100 दिन। कितने दिन? 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 225, विकसित देशों में सामान्य तौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? विकसित देशों में तो दो प्रकार हैं, चक्रीय और घर्षण जन्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 226, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में कौन सा सूत्र दिया गया है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में कौन सा सूत्र दिया गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है और जो बोर्ड के पेपर हल किए हैं उनको पता भी होगा। इसका आंसर है प्रत्येक खेत को पानी। क्वेश्चन नंबर 227, किसकी मदद से, किसकी मदद मतलब दोस्तों की मदद होती है, अन्य घर वालों की मदद होती है, गुरु की मदद होती है, आपकी खास दोस्तों की भी मदद होती है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आया है कि किसकी मदद से आर्थिक विकास संभव है? जैसे कि हर व्यक्ति के विकास, हर व्यक्ति की तरक्की के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि किसकी मदद से आर्थिक विकास संभव है। तो आपने कुछ गलत नहीं जाने का, कहाँ जाने का? सीधा प्राकृतिक संसाधनों की मदद से। आप लोग क्या सोच रहे थे कि किसी व्यक्ति की मदद से? नहीं, प्राकृतिक संसाधनों की मदद से आर्थिक विकास संभव बनता है। क्वेश्चन नंबर 228, जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच कितने संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं? तो जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच 2 संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं विद्यार्थी मित्रों, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और ही बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है कि विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? चीन में। और भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे क्रम पर है, लेकिन भारत ने चीन को चैलेंज किया है कि हम किसी भी क्षेत्र में तुमसे आगे निकलें कि ना निकलें, लेकिन आने वाले समय में हम जनसंख्या की दृष्टि से तुमसे आगे जरूर निकल जाएंगे। तो यही क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? तो अब आपको ये देखना है कि भारत में मृत्यु दर में हुई तीव्र गिरावट के सामने जन्म दर में तीव्र गिरावट ना होने से शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा रहा, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। मतलब कि मरने वाले जो लोग थे वो टिक गए। क्यों? क्योंकि देश के अंदर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। जो व्यक्ति प्राचीन समय में बीमार होता था मर जाता था, क्योंकि हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, मेडिसिन वगैरह के अभाव के कारण, कमी के कारण। लेकिन आज भारत ने इतना विकास कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो सीधा अपने पास पड़ोस के हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में, और देश के अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आज के समय में उपलब्ध हैं, इसलिए वह व्यक्ति जी गया, जिंदा रह गया। ठीक है, और जन्म दर में कोई कमी देखने को नहीं मिली। इस कारण से देश में जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। अब विद्यार्थी मित्रों आपका अगला क्वेश्चन है 230 नंबर का। 1951 में भारत की जनसंख्या कितने करोड़ थी? तो 36.10 करोड़। कितना करोड़? 36.10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 231, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आप सबको पता है कि 121.02 करोड़। क्वेश्चन नंबर 232, जनसंख्या का रुझान किसे कहते हैं? अर्थात कि जनसंख्या का प्रवाह किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों जनसंख्या का कद, जनसंख्या वृद्धि दर,
जन्म दर, मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या एवं स्त्री पुरुष प्रमाण से संबंधित सांख्यिकीय जो अंकों में जानकारी प्राप्त हो उसे का अर्थघटन करना अर्थात जनसंख्या रुझान कहा जाता है। अब ये जो परिभाषा है इसको आपको याद कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक देता हूँ। आपका क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जनसंख्या का रुझान किसे कहते हैं। अब आंसर में आप जब देखेंगे तो देखिए जनसंख्या का कद एक पॉइंट आ गया, जनसंख्या वृद्धि दर दूसरा पॉइंट है, जन्म दर तीसरा, मृत्यु दर चौथा, शहरी जनसंख्या पांचवा, ग्रामीण जनसंख्या छठा एवं स्त्री पुरुष का प्रमाण। इन सब को क्रम से अगर हम पढ़ लें, लिख लें, याद कर लें तो क्या होगा, हमें इसे याद करने में बिल्कुल सरलता हो जाएगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों आपका 233 नंबर का, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब और किसने की। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1871 में जमशेदजी टाटा के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है 234 नंबर का, भारत में जनगणना प्रति कितने वर्ष पर होती है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर मुझे आपको बताना पड़ेगा, आपको खुद ही पता है क्योंकि आप जिस क्लास में पढ़ते हो आपके जन्म के बाद जनगणना हुई है। ठीक है, तो फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सरल स्वभाव के विद्यार्थी होते हैं कि जो इतना ध्यान नहीं देते हैं जनगणना हो रही है कि मरगणना हो रही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपका आंसर है 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 235, क्वेश्चन नंबर 235, स्वतंत्रता के पश्चात मतलब बात प्रथम जनगणना पत्रक कब तैयार किया गया। आपका आंसर है 1951। क्वेश्चन नंबर 236, जनसंख्या का कद अर्थात क्या। जनसंख्या का कद अर्थात क्या। तो विद्यार्थी मित्रों जनसंख्या का कद अर्थात अलग अलग वर्षों के दौरान भारत की कुल जनसंख्या अथवा प्रमाण को जनसंख्या का कद कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237, किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। आपका आंसर है 1921 के वर्ष को। क्वेश्चन नंबर 238, प्रवर्तमान समय में भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना है। देखिए दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, 170 लाख। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1.70 करोड़ बोला था और आपकी किताब में ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप फिर भी याद नहीं कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। लो कर लो बात, इसका आंसर तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अगर अब भी आपको नहीं आ रहा है तो भी मैं बताऊंगा और आपको सुनना पड़ेगा। चीन। कौन सा देश है, चीन। क्वेश्चन नंबर 240, स्त्री पुरुष का प्रमाण अर्थात क्या, मतलब लिंगा अनुपात किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों इसका आंसर एकदम बिल्कुल सरल है, देश की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष का प्रमाण कहते हैं। मतलब 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे भी चर्चा करेंगे, अभी मैं बताऊंगा भी। अगर भारत के अंदर लिंगा अनुपात कम है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं अलग अलग स्थानों में। अगर हम गुजरात से, उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्य से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और लिंगा अनुपात कम है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है, कोई भी घबराएगा नहीं, दूसरे राज्य से लाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 241, वर्ष 2011 में केरल में लिंगा अनुपात कितना था। लोग कर लो बात, अब आपको जहाँ जाना है उसका नाम खुद ही आ गया है। तो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। कितनी, 84। अभी हम आगे अगर गुजरात की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप खुद समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 242 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 242, वर्ष 2011 में भारत में लिंगा अनुपात कितना था। 940।
क्वेश्चन नंबर 243, 2011 में गुजरात में लिंगानुपात कितना? 918। अब आपको समझ में आया विद्यार्थी मित्रों मैं क्या कहना चाह रहा था? अगर आप गुजरात से हैं तो आपको पता चल रहा है कि गुजरात में लिंगानुपात मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 918। अब 1000 में से 918 घटा दो, जितने बचते हैं उतने बेचारे कुंवारे थोड़ी मरेंगे। उनको कहाँ जाना है? ऊपर। ऊपर? अरे स्वर्ग में नहीं जाना है, ऊपर मतलब जो क्वेश्चन हमने देखा। आप जाओ आराम से, बिना कुंवारे होके आओ। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244। सभी समस्याओं के मूल में कौन सी समस्या है? जनसंख्या वृद्धि। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 245, ईस्वी सन 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 1.64। आपकी किताब में बाएं पेज पर ये कॉलम दिया हुआ है और आपको ध्यान से इसको याद भी करना है। चलिए विद्यार्थी मित्रों अगला क्वेश्चन है 246 नंबर। विश्व जनसंख्या में भारत का क्रम कौन सा है? लो कर लो बात। इसका भी आंसर मैंने मनो ही मन आपको बता दिया है, आप तक पहुंचा दिया है। दूसरा नंबर, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्रम कौन सा है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 247, आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का बंटवारा अर्थात क्या? तो विद्यार्थी मित्रों आपका आंसर है भारत की जनसंख्या में आयु वर्ग के अनुसार वितरण बंटवारा अर्थात देश की जनसंख्या का विविध आयु समूह में विभाजन। क्वेश्चन नंबर 248, किस आयु वर्ग में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है? तो युवा, 15 से 64 वर्ष। कितने वर्ष? 15 से 64 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 249, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के प्रतिशत प्रमाण को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, ऊंची मृत्यु दर के कारण क्या है? तो ऊंची मृत्यु दर के कारण है अकाल, जानलेवा विविध रोगों के कारण मृत्यु दर क्या होती है? ऊंची देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से छोटे छोटे वीडियो में मैं आप तक सारे क्वेश्चन आंसर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर, गाला के, अपेक्षित के और अन्य बोर्ड के पेपर भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों और विद्यार्थी मित्रों तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।